हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 10th में चैप्टर जो द्विघात समीकरण है उसमें जो है शब्दों वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पर आधारित 2-3 क्वेश्चन किए हुए थे। आज देखते हैं उसी पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन कि कैसे शब्दों वाले जो क्वेश्चन होते हैं या स्टेटमेंट वाले, कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे पढ़ेंगे और कैसे समझकर द्विघात समीकरण बनाएंगे और उनका आंसर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है कि दो क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धन पूर्णांक। अच्छा, अब पहले सबसे पहले बात करते हैं धन पूर्णांक की। धन पूर्णांक कहा किसको जाता है? तो धन पूर्णांक जो है कहा जाता है प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो धन पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक। अब दो क्रमागत अगर प्राकृतिक संख्या लेना है तो उनका रूल क्या है कि कोई एक अगर प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं और उसी के क्रम में उसका अगला अगर संख्या प्राप्त करना है तो हमें उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? एक। तो किसी प्राकृतिक संख्याओं में अगर दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या अगर हमें लेना है तो अगर पहली संख्या x मानेंगे तो उसी के क्रम में दूसरी संख्या x+1 होगी। तो यहाँ धन पूर्णांक की बात कर रहा है। जैसा अभी कहा गया, धन पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या। ठीक है, धन पूर्णांक मतलब क्या? धन पूर्णांक का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। चलिए, तो हम लोग मानते हैं। आइए देखते हैं कैसे माना जाएगा। चलिए, तो हल करते हैं। माना माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्रमशः, या माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x, x+1। ठीक, दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या है? x और x+1 है। ठीक है। अच्छा, दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने मान लिया। अब इसमें बोला क्या है कि जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब इनका स्क्वायर करके, इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके क्या करना है? योगफल। और ये 365 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के वर्गों का योग कर दिया गया बराबर में 365। ठीक है, दोनों के वर्गों का योग जो है कितना हो गया? 365 हो गया। तो ये बन गया यहाँ पर समीकरण। अब इसी को हल करते हैं और इसको द्विघात समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे द्विघात समीकरण के रूप में? तो ये x² तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो होल स्क्वायर है इसमें दो पद दिया हुआ है। देखिए, x+1 का होल स्क्वायर। तो अगर बीच में प्लस है और दो पद दिया है तो हम लोग a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। इसके लिए a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। x अगर a है और 1 जो है b, तो a² प्लस b² प्लस 2ab ऐसा लिख लेंगे और बराबर में 365। तो देखिए, यहाँ x² और x² जुड़कर 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस x और x जुड़ेगा तो ये 2x और इक्वल टू 365। तो इसको अगर क्रम से लिखा जाए तो ये हो गया 2x²
प्लस 2x प्लस 1, और ये जो 365 प्लस में इसको इस साइड पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 365 और बराबर हो जाएगा 0। और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x² प्लस 2x, और एक में से 365 घटा देंगे तो माइनस में 364 और बराबर हो जाएगा 0। तो 2 से देते हैं भाग, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो 2 से अगर दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ 2 से 2 कटेगा तो x², इसमें 2 से 2 कट जाएगा तो x, और माइनस 364 को अगर 2 से भाग देंगे तो देखिए 2 एक कम 2, 1 बचेगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 4 काटेंगे 2 दूना 4। 1 मिनट, माइनस ये हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ से 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16, तो 2 8 16 और 4 है तो 2 दूना 4 बराबर 0। तो आ गया कितना, 182। यानी हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करे तो 182 और उनको आपस में जोड़े या घटाए तो प्लस 1 आए। ठीक है, जोड़े या घटाए तो प्लस 1, तो क्या होगा संख्या, तो इसके लिए करते हैं 182 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो 2 9 18, 2 छक्का 2 9 18, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर 7 से अगर काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से कट जाएगा तो एक बार में। तो यहाँ देखिए सामने संख्या बनाना है और इस तरह से जोड़ने या घटाने में 1 बचे तो इन दोनों का जोड़ा अगर एक साथ कर लिया जाए तो इनका गुणा होकर मिल जाएगा 14 और ये यहाँ से 13। तो 14 और 13 अगर लेंगे तो 14 और 13 का गुणा होगा तो 182 और 14 में से 13 घट जाएगा तो प्लस 1। तो यानी बीच में प्लस लाना है तो बड़ी वाली संख्या को यानी 14 को प्लस में लिखेंगे 14x और माइनस में 13x और माइनस 182 बराबर हो जाएगा 0। चलिए तो यहाँ से करते हैं इसका गुणनखंड और आगे। तो इसमें पहले दोनों पद में से x कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 14। फिर बाद के दोनों संख्या में से कॉमन करेंगे -13, -13 कॉमन होगा तो x प्लस 13 से भाग देंगे 13 कम 13, 5 बचेगा 13 चौका 52 बराबर 0। तो x प्लस 14 दोनों में से अगर कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 13 और बराबर 0। ये गुणनखंड हो गया। इस गुणनखंड को हम लोग बारी बारी से अब करेंगे 0 के बराबर। तो यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर -14, और ये -14 जो है संभव नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने यहाँ शुरू में ही माना है कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक, यानी x जो है वो धन पूर्णांक है, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में कि यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब दूसरे वाले गुणनखंड को, या x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा कितना, +13। तो यानी ये जो प्लस में मान है यही हमारा x का मान होगा। अब इसको हम लोग रखेंगे कहाँ, इसको हम लोग रखते हैं यहाँ ऊपर जो हमने संख्या माना था। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक हमने x और x प्लस 1 माना था, तो x का यह मान रखेंगे। तो लिखेंगे अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होंगे, x का मान रखेंगे तो 13, 13 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 13 और 1 जुड़ जाएगा तो 14। यह आंसर हो जाएगा। यानी वो दोनों धन पूर्णांक क्रम से कौन है, जिनके वर्गों का योगफल ये 365 हो रहा था। तो दोनों संख्याएं कौन है क्रमागत रूप में, 13 और 14। 13 और 14 का स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो जो है वो 365 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसी क्रम में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि द्विघात समीकरण के रूप में कैसे बनाया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है
देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बहुत बड़ा नहीं है, बस इसका ये जो लैंग्वेज है ये बहुत बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, कुटीर उद्योग का मतलब बहुत छोटा मोटा जो धंधा होता है, जैसे गांव घरों में जैसे कुम्हार बर्तन बना रहा है ना, तो ये छोटे काम धंधे होते हैं, इन्हीं को कहा गया है कुटीर उद्योग। तो ऐसे कोई उद्योग है जहां बर्तन बनाने का काम होता है। तो कह रहा है कि कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन, कोई विशेष दिन ऐसा था, उस दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। दुगने से कितना अधिक? 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ नग, नग का मतलब यहाँ इकाई से है, नग का मतलब इकाई। ठीक है, नग का मतलब इकाई, इकाई मतलब एक इकाई, एक वस्तु, ऐसा। तो कह रहा है कुटीर उद्योग कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और किसी स्पेशल दिन, किसी विशेष दिन गौर किया गया, जैसे बनाने के लिए बर्तन तो वो रोज बनाता होगा, लेकिन किसी एक विशेष दिन किसी ने जाकर गौर किया, क्या ध्यान दिया उस पर, कि उस दिन जितने बर्तन बनाए गए उनमें से जो प्रत्येक बर्तन है, एक एक बर्तन है, उसकी जो लागत आ रही है रुपए में, जो लागत खर्च आ रहे है बनाने का, वो कितना है? हर एक बर्तन का खर्च जो है उस दिन जितने कुल बर्तन बनाए गए होंगे उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक रुपए है। ठीक है, हर एक बर्तन का जो लागत है वो उस दिन जितना बर्तन बनाया गया उसके दुगने से 3 अधिक, इतना रुपया लागत आ रहा है। तो कह रहा है इसके लिए बताइए कि उस दिन कितने बर्तन बनाए गए, इसकी संख्या बताइए, फिर ये भी बताइए कि हर एक बर्तन की लागत कितनी थी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो पहले जो उस दिन प्रत्येक बर्तन की जो लागत है वो किस पर निर्भर है? उस दिन बनाए गए बर्तनों की संख्या पर निर्भर है, क्योंकि बर्तनों की संख्या अगर पता हो गया तो उसमें 2 से गुणा करके 3 जोड़ लेंगे, दुगने से 3 अधिक। तो हम लोग पहले मानेंगे बनाए गए बर्तनों की संख्या। तो माना एक विशेष दिन, एक विशेष दिन बनाए गए, किसी एक विशेष दिन बनाए गए बर्तनों की कुल संख्या, कुल संख्या कितना? बर्तनों की कुल संख्या हो जाएगा x, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तथा प्रत्येक नग की लागत बराबर, अब कितनी लागत है प्रत्येक नग, प्रत्येक मतलब एक एक इकाई, एक एक पीस की, एक एक पीस जो बर्तन है उन सब की जो लागत है वो कितनी है? जितने बर्तन उस दिन बनाए गए थे उसकी संख्या के दुगने से। तो यक्स बर्तन बनाया गया था, इसके दुगने से कितना अधिक? 3 अधिक, इतना रुपए में, ऐसा ही बोल रहा है। जो लागत है वो किसमें है? रुपए में। तो 2x प्लस 3 रुपए हर एक बर्तन का लागत आया हुआ है। ठीक, अब देखिए समीकरण कैसे बनाएंगे। कहा है कि उस दिन कुल जितने बर्तन बनाए गए उनकी कुल निर्माण लागत आ रही है 90 रुपए। कितनी? 90 रुपए। तो अगर हमें एक वस्तु का जो लागत है वो पता है और
अब उसके बाद चाहे जितने वस्तुओं की वो लागत पूछे, अगर एक वस्तु की लागत पता है, वो चाहे जितने वस्तुओं की लागत पूछे, बस हमें क्या करना पड़ेगा, एक वस्तु के लागत का उस वस्तुओं की संख्या में गुणा करना पड़ेगा, तो हमें कुल कितना लागत हुआ है, लागत लगा है, वो पता चल जाएगा। तो यहां से करेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x बर्तन उस दिन बनाए गए और एक बर्तन की लागत कितनी, 2x प्लस 3 रुपए। x बर्तन बनाए गए और एक बर्तन की लागत है 2x प्लस 3 रुपए, तो ये यहां से गुणा करके मिल जाएगा कुल लागत। और प्रश्न में दिया है कुल लागत कितना है, 90 रुपए। कुल लागत 90 रुपए दिया है, लेकिन हम लोग जो ये माने इसके अनुसार अगर निकालेंगे तो x इंटू 2x प्लस 3 होगा, जो कि दोनों मान आपस में बराबर रखे जाएंगे। अब यहाँ से इसको हल करते हैं और द्विघात समीकरण बनाते हैं। x का गुणा होगा तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 3 में होगा तो 3x इक्वल टू में 90। 90 को भी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और इधर से हो जाएगा माइनस 90 बराबर 0। देखिए यहाँ कोई किसी से कटेगा नहीं, जैसे 2 से 3 नहीं कट सकता, 3 से 2 नहीं कट सकता, फिर तो इसमें किसी संख्या से भाग देकर इसको छोटा हम लोग नहीं बना सकते। तो इसके लिए हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का रूल यही कि पहले और आखिरी संख्या का गुणा होगा। तो 2 का गुणा माइनस 90 में होगा तो 90 दूना 180 माइनस 180 आएगा, बीच में है 3x, यानी हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करे, जिसका जिन दोनों का गुणा करे तो आए 180 और उनको जोड़े या घटाए तो मिले 3। तो क्या होगा वो संख्या, तो वह संख्या हो जाएगा कितना, तो इधर आते हैं अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा तो 2 9 18 जीरो हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौका 8 एक बचेगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 और 5 से कट जाएगा तो एक बार में। देखिए अब गुणा कैसे करेंगे, इधर 3 और इधर ये तीनों एक साथ करते हैं, 2 दूना 4 हैं 12, इससे 12 मिलेगा और इससे 15, 12 और 15 का गुणा होगा तो यही पूरा 180 आ जाए, क्योंकि इसी के अभाज्य गुणनखंड से बना है। लेकिन इन दोनों में 15 में से अगर 12 को घटाएं तो 15 में से 12 को अगर घटाएंगे तो बचेगा 3, जो कि हमें बीच में लाना है, और वो भी प्लस 3 लाना है। तो बड़ी संख्या यानी 15 को प्लस में लिखेंगे, 12 को माइनस में। तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और माइनस 90 बराबर 0। पहले दोनों संख्या में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, केवल x के अलावा, तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x प्लस में 15, और इधर इन दोनों में से कॉमन करेंगे क्या, दोनों 12 और 90 किससे कटेगा, 6 से, तो माइनस 6 इसमें से कॉमन करेंगे तो 6 दूना 12x, और 6 से 90 कटेगा 15 बार में तो ये प्लस 15 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमें ये 2x प्लस 15, ये 2x प्लस 15 अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब ये गुणनखंड हो गया। आइए अब यहाँ से इसको हम लोग करते हैं इधर बारी बारी से 0 के बराबर, ताकि x का मान निकाला जा सके। तो यदि पहला गुणनखंड ये 2x प्लस 15 को अगर 0 के बराबर करें तो यहाँ से 2x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 15 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15/2। अब बताइए कि यहाँ पर हम लोगों ने x माना था बर्तनों की कुल संख्या, क्या बर्तनों की संख्या पहले माइनस में होगा या भिन्न के रूप में होगा। बर्तन जब भी बनेगा पूरा पूरा बनेगा, ऐसा नहीं कोई आधा बर्तन रहेगा। तो यहाँ पर ये जो माइनस या बट्टा में संख्या दिया है ये संभव नहीं रहेगा, तो लिखेंगे कि संभव नहीं है। ठीक है, यह संभव नहीं है। ठीक, या दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा प्लस 6। अब देखिए ये x का मान प्लस में आया हुआ है और पूर्णांक भी है, यानी धनात्मक पूर्णांक आया है, तो बर्तनों की संख्या धनात्मक होगी और पूर्ण संख्या के रूप में होगी, पूर्णांक के रूप में होगी। तो अब यहाँ से कह सकते हैं क्या, अतः बनाए गए बर्तनों की संख्या
बनाए गए बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या कितना, 6। और प्रत्येक नग की लागत, चलिए प्रत्येक नग की लागत कितनी होगी, 2 × 6 और +3, गुणा हो जाएगा तो 6×2 = 12 +3 और 12×3 = 15 रुपए। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यानी यहाँ से हमें क्या मिला कि उस विशेष दिन जो था कुल 6 बर्तन बनाए गए थे, उस विशेष दिन 6 बर्तन बनाए गए और हर एक बर्तन की जो लागत थी वो 15 रुपए थी। तो एक बर्तन की लागत 15 रुपए, 6 बर्तन बनाए गए, 15 का 6 में गुणा करेंगे, 15×6 = 90। तो यानी उस दिन कुल जितने बर्तन बनाए गए थे उनकी लागत 90 रुपए थी, जैसा कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था यहाँ कि कुल लागत 90 रुपए थी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से ये x का मान निकालेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन में जो पूछा था उसका आंसर पता चलेगा। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है ये क्वेश्चन कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। है ना, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब जैसा कि देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर मतलब घटाना, लेकिन किसमें से किसको घटाना। अंतर का मतलब है उनमें दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटे को घटाना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, चाहे वो वर्ग करके घटाएं और चाहे वैसे। अंतर का मतलब यही है कि बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो कह रहे छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग स्क्वायर है वो बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसमें हम लोग को पहले मानना पड़ेगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो मानते हैं। माना छोटी संख्या। हाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग को अब इस वर्ग करके अंतर दिया है, फिर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दो चर मानना पड़ेगा। इसमें हम लोग मानेंगे दो चर, एक छोटी संख्या x या y, फिर दूसरी संख्या कोई दूसरा चर, ऐसे मान लेंगे। क्योंकि x y मानकर करेंगे तभी यहाँ पर वो अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसे अगर बनाया जाएगा तो बहुत मतलब क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो हम लोग दो चरों में आनेंगे और आसानी से एकदम समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण। देखिए कैसे बनेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि छोटी संख्या जो है वो y है। छोटी संख्या क्या है, y, तथा बड़ी संख्या क्या है, x। छोटी संख्या y और बड़ी संख्या x। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, एकदम आसानी से करना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो यहाँ पर ये दो संख्या हमने माना है, इसके वर्गों का अंतर निकालना है। बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या का वर्ग अगर करेंगे तो x² और इसमें से माइनस करेंगे छोटी संख्या का वर्ग। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग, और ये कर रहे हैं अंतर मतलब घटाना, और ये कितना है, 180 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। इसको हम लोग बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आगे फिर से प्रश्नानुसार, क्योंकि दो दो चर हम लोगों ने माना है, तो जो जो कंडीशन दिया है वहां पर ऐसे प्रश्नानुसार करके करेंगे कि पुनः प्रश्नानुसार। अब आगे क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग मतलब जो स्क्वायर है, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो प्रश्नानुसार छोटी संख्या
का वर्ग स्क्वायर और बड़ी संख्या के कितने के बराबर है? 8 गुने के बराबर। बड़ी संख्या के कितने के बराबर? 8 गुने के बराबर। ऐसा छोटी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या का 8 गुना, ये दोनों बराबर हैं। तो रखते हैं मान। छोटी संख्या हमने क्या माना था? y, तो ये y स्क्वायर हो गया और इधर 8 बड़ी संख्या हो गया x। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। देखिए कैसे हल किया जाएगा। जैसा कि अभी बोला गया कि दो चरों में हम लोग समीकरण मानेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से एक चर में द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण 2 से y स्क्वायर का यह जो मान है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 2 से y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं समीकरण 1 में, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल टू में हो जाएगा 18। ठीक है। अब इस 18 को भी इधर बच्चांतर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 18 इक्वल टू 0। देखिए तो अब यहाँ पर फिर से द्विघात समीकरण बन गया, और वो भी देखिए एकदम आसानी से एक चरों में ये द्विघात समीकरण बना हुआ है। अब जैसे बाकी द्विघात समीकरण हम लोग हल करते थे उसी तरह इसको भी हल कर लेंगे। ठीक, कैसे हल करेंगे? वही पहले और आखिरी पद का गुणा करेंगे तो आएगा केवल -18, यानी ऐसी दो संख्या जिसका गुणा करे तो 18 हो, जोड़े या घटाए तो कितना? -8। तो संख्या क्या होगा? तो संख्या क्या होगा जिसका गुणा करे तो 18 और जोड़ने या घटाने पर कितना है? 8। ये 18 दिया है, सॉरी एक मिनट, ये दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ था यहाँ पर। एक मिनट, ये 180 है। इसको जब हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 180। एक मिनट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 180 बराबर 0। देखिए संख्या ऐसा था, 180 था अंतर उनका, 180 बोला जा रहा था, लिखा गया 18। हाँ तो 180 है ये, यानी हमें ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करे तो 180 आए और उनको आपस में जोड़े या घटाए तो कितना मिले? 8। तो क्या क्या होगा वो संख्या? तो देखिए अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर वही 180 का भाज्य गुणनखंड करिए। 2 से इसको विभाजित करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, फिर 2 चौका 8, 1 बचेगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 बार में कटेगा और फिर 5 से 1 बार में कटेगा। अब यहाँ से संख्या क्या क्या लेंगे? हाँ तो देखिए इन तीनों को अगर साथ में लिया जाए, इन दोनों को साथ में, इन तीनों को अगर साथ मिलेंगे, 3 त्रिक का 9 दूना 18 हो जाएगा और ये इसका गुणा होगा तो 10 हो जाएगा। यानी कि 18 और 10, 18 दहा में 180, 18 में से 10 अगर घटा देंगे तो 8 बच जाएगा। लेकिन देखिए बीच में लाना है -8, तो बड़ी संख्या को माइनस में, छोटी संख्या को प्लस में लिखेंगे। तो यहाँ से करेंगे अगर गुणनखंड तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर में 0। तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस 18, और यहाँ से प्लस 10 कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 18 बराबर 0। x माइनस 18 कॉमन हो जाएगा तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। तो ये गुणनखंड हो गया। इनको बारी बारी से अगर 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 18 बराबर आएगा 0, तो यहाँ से x बराबर मिलेगा प्लस 18, या फिर x प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर मिलेगा -10, x बराबर -10। तो देखिए x के दो मान हो गए, हमें दोनों संख्या ज्ञात करना है ना, दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। तो x के मान को लाकर अब हम लोगों ने दो चरों में संख्या माना था x और y में, तो x का मान तो निकल गया, y का मान निकालेंगे और उसको निकालने के लिए हम लोग समीकरण 2 का यूज करेंगे, समीकरण 2 का। तो देखिए समीकरण 2 में कैसे करेंगे? तो समीकरण 2 से जब
x बराबर -10, x बराबर -10 इसमें रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे -10 और गुणा हो जाएगा तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा -80। वाई बराबर कितना -80। -80 जो कि संभव नहीं है। अब संभव नहीं है, अब कहेंगे कैसे कैसे सर, कैसे ये संभव नहीं है? तो देखिए संभव ऐसे नहीं है कि इधर है वाई स्क्वायर, इधर है -80। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो हमेशा वो मान प्लस में मिलेगा। लेकिन यहाँ ये समीकरण तो कर रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर -80, तो इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है। कोई ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करे तो वो माइनस में आए, तो ये संभव नहीं है। तो दूसरा क्या होगा? तो देखिए दूसरे के लिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं इधर से। हाँ तो इधर ही हम लोग करते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा? तो समीकरण 2 से ही जब x बराबर रखते हैं हम लोग प्लस में 18, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 गुणे 18, 18 प्लस में है, गुणा होगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 18 बटे 144। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 144, ठीक है, अंडर रूट में 144 प्लस माइनस के साथ, तो यहाँ से y इक्वल टू मिल जाएगा +-12। ठीक, y के दो मान हो गए। अब आते हैं दोनों संख्या ज्ञात करते हैं। तो जब x बराबर 18 और y बराबर 12, तब क्या होगा? जब x बराबर 18 y बराबर 12, तो ये जो संख्या हम लोग माने उसमें रखेंगे, तो छोटी संख्या क्या होगी? तब छोटी संख्या हम लोगों ने किसको माना था? y को, तो y का मान 12, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा यहाँ पर 18। और जब x बराबर 18 और y बराबर -12, तब छोटी संख्या -12 और बड़ी संख्या हो जाएगा 18। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। तो यानी हमें यहाँ दो संख्याएं मिलेंगी, एक मिलेगा 12-18 और दूसरा मिलेगा -12 और 18। इस तरह से ये दोनों संख्याएं हम लोग ज्ञात करेंगे। तो द्विघात समीकरण पर आधारित हमने ये आज कुछ और भी क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे और द्विघाती सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि इन्हीं सब क्वेश्चन को हम लोग द्विघात समीकरण में सूत्र के द्वारा कैसे हल करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।